पाकिस्तान पे तो असरात आने ही आने हैं। जो यहाँ पे बच्चे अफगानियों के पैदा हुए हैं, जिनके पास हमारे शनाख्ती कार्ड हैं, जो स्केड्यूल पे हैं, वो अटैक्स कर रहे हैं शहरों में, और हम बात कर रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की। तालिबान ने कब्जा कर भी लिया तो फिर भी एक मुख्तलिफ तरह की सिविल पेशकदमी मुसलसल बढ़ती जा रही है। हमारा आज का दूसरा अहम सवाल यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती पेशकदमी के पाकिस्तान पर क्या असरात पड़ सकते हैं। अतर काज़मी साहब, देखिए, जिस तरह पहले भी बात हुई कि ऑब्वियसली अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ भी होता है उसके असरात डायरेक्टली अगर अफगानिस्तान के बाद किसी मुल्क पे पड़ते हैं तो वो पाकिस्तान है। उसकी वजह क्या है? यहाँ पे आपको पता है, जिस तरह तकरीबन 40 लाख के करीब अफगान महाजरीन रहते हैं, और ये भी अंदेशा है कि अगर वहां पे सिविल वॉर होती है उसके नतीजे में मजीद लोग पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान की सोसाइटी के ऊपर उसका असर पड़ेगा। अब मसला ये है कि वहां पे अब ये सारी सिचुएशन तो इस वक्त है, लेकिन ये सिचुएशन है क्यों, ये समझने की चीज है। इसलिए कि तालिबान के साथ तो अमेरिका ने काफी अरसे से बातचीत शुरू की हुई थी, वहां की हुकूमत का गैर संजीदा रवैया रहा, जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके, और वो बार बार ये कहते रहे कि हम तालिबान से बात नहीं करेंगे, हम तालिबान को लेजिटिमेट वहां पे स्टेक होल्डर नहीं मानते। उसकी वजह से अब हम इस सिचुएशन में आए हैं कि अब लग रहा ऐसे है कि आज वहां की हुकूमत गई, कल वहां की हुकूमत गई, तो इस मसले का अगर कोई देर पा हल निकल सकता है तो वो यही है कि तमाम फ्रीकैन वहां पे बैठें और बैठ के इसका कोई सियासी हल निकालें। पाकिस्तान की हुकूमत का ये दरीना मौक़िफ़ रहा है कि इस मसले का वाहिद हल सियासी हल है, लेकिन लगता नहीं है कि इसका कोई सियासी हल निकलेगा। और उसकी वजह यह है कि इस वक्त वहां पे जो इक़्तिदार में हुकूमत है, जब से वो हुकूमत में आए उनका एक ही काम रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर वो ब्लेम करते रहे, पाकिस्तान के खिलाफ उनकी अपनी सरजमीन को वो इस्तेमाल करते रहे। आज भी वहां से इस किस्म की हरकतें हो रही हैं, तो जब तक वो लोग मेच्योरिटी का सबूत नहीं देंगे अशरफ गनी की इंतजामिया, तब तक वहां पे कोई मसला हल नहीं हो सकता। ठीक है, मुबश्शिर बुखारी साहब, आप क्या कहेंगे इस तमाम सूरत हाल? जी देखिए, जो पेशकदमी हो रही है उसका फॉल आउट यकीनन पाकिस्तान पे दो सूरतों में होना ही है, वो जल्दी हो या बदेर हो। सबसे पहले तो आप पे जो है रिफ्यूजीज का प्रेशर बढ़ेगा। आप इंटरनेशनल लॉज के तहत उन्हें रोक नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी इत्तलात हैं कि लोग वहाँ से क्रॉस करना चाह रहे हैं पाकिस्तान की तरफ, रोके हुए हैं, लेकिन कब तक रोकेंगे, चूंकि इंटरनेशनल प्रेशर और इंटरनेशनल लॉ जो है वो आपको फोर्स करेंगे कि आप उन्हें एक्सेप्ट करें। माजी में ये हुआ कि हमने रेफ्यूजी कैंप्स बनाए, लेकिन वहाँ से स्पिल ओवर हो गया, और अब ये है कि जैसे अतर भाई ने कहा 40 लाख अफगानी, ये रिकॉर्ड में इस तरह नहीं है, लेकिन वो उनकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड ले चुके हैं और वो अब पाकिस्तानी शहरी हैं। एक तो सबसे पहला प्रॉब्लम हमें ये होगा। दूसरा जो माजी में हमने देखा वो ये था कि ट्रिकल डाउन होती है, वहां की कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान में इधर आ जाती है, और यहाँ पे हमने वर्स्ट जो सेक्टेरियन क्लैशेस थे वो देखे। उसकी एक बड़ी जेन्युइन सी रीज़न है, तालिबान चूंकि एक मखसूस मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके जो हम ख्याल ग्रुप्स हैं इधर, उनको स्ट्रेंथ मिलती है जब तालिबान वहाँ पे कंट्रोल करते हैं। तो नतीजा ये होता है कि इस सोसाइटी में फिर कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हो जाती हैं। यकीनन ये चैलेंज पाकिस्तान को फिर दरपेश होगा, और इससे कैसे निपटना है, इसके लिए हमें प्रिएम्प्टिव मेजर्स लेना पड़ेंगे। ये दोनों चैलेंजेस से निपटने के लिए रेफ्यूजीज की सूरत में कैंप्स जहाँ से स्पिल ओवर ना हो, और दूसरी सूरत में कि अगर यहाँ पे दोबारा सेक्टेरियन इज्म की तरफ हम बढ़ें तो उसके लिए हमें क्या, उसको डेटरेंस के लिए क्या डिवाइस करना है, ये हमें सोचना है। लेकिन सबसे बड़े ये दो चैलेंजेस ही पाकिस्तान को पेश आएंगे। ठीक, जुनेरा, जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान पेशकदमी कर रहे हैं, पाकिस्तान पर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है आपके ख्याल में? देखिए, आइडियल सिनेरियोज दो हैं। एक तो ये कि किसी भी तरीके से कोई इंट्रा अफगान डायलॉग हो जाए और एक गवर्नमेंट बन जाए वहाँ पे, और वो जो भी गवर्नमेंट बनाए वो बड़ी इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाए जिसमें सारे फैक्शंस शामिल हो। ये आइडियल सिचुएशन है, जो होती इसलिए नज़र नहीं आ रही कि ऑलरेडी 22 ट्रांसनेशनल ग्रुप्स जिसमें IS भी शामिल है वो वहाँ पे रीग्रुप हो चुके हैं और वो वहाँ पे ऑपरेटिव हो चुके हैं। अब जिस तरीके से US वहाँ से निकला है और जिस तेज़ी से ये 22 ग्रुप्स वहाँ पे एक्टिव हुए हैं, इट इज़ नॉट
a coincidence. It all seems very well planned कि किस तरीके से chaos को जगह दी गई है और अमेरिकन बेस को खाली कर दिया गया है. So to me it is कि यहाँ पर chaos is the next battle जो कि अमेरिका छोड़ के जा रहा है, और जिन ग्रुप्स को वो सपोर्ट कर रहा है उनको जब तक डॉलर्स मिलते रहेंगे, उनको जब तक सपोर्ट मिलती रहेगी, वहाँ पे तालिबान और बाकी के अफगान अगर मिल भी जाएं तो वो गवर्नमेंट किस तरीके से फॉर्म करेंगे. एक केओस और जिसे सिविल वॉर कहते हैं वो तो हर हाल में वहाँ पे होगी. दूसरा, जहाँ तक रेफ्यूजीज का ताल्लुक है, 90% फेंस पे काम हो चुका है, बट इट्स अ टू वे थिंग. सिर्फ पाकिस्तानी बॉर्डर पे पाकिस्तान की पेट्रोलिंग या मैनेजमेंट काम नहीं करेगी, अफगान साइड पे भी उनको उतना ही उसे मॉनिटर करना पड़ेगा, और अफगान फोर्सेज उतनी एक्टिव नहीं है, बल्कि वो तो भाग रही हैं. नंबर 3, रेफ्यूजीज का जहां तक ताल्लुक है, दुनिया में लोगों ने बॉर्डर्स बंद किए हैं जब उनको रेफ्यूजीज की थ्रेट आई है. और हमारे मुल्क में जहां पे जिस तरह अभी मुबश्शिर साहब कह रहे थे कि यहाँ पे सिंपथाइजर्स मौजूद हैं जो कि बड़े खुश होते हैं जब वहां पे उनकी गवर्नमेंट आती है, तो आपको हर हाल में रिगार्डलेस और डिवॉइड ऑफ द इंटरनेशनल नॉर्म्स अपनी सोसाइटी की खातिर एक्सट्रीमिज्म को फाइट करने की खातिर उनको आने से रोकना पड़ेगा. क्योंकि इंटरनेशनल लॉज सिर्फ वहीं पे क्यों आपको याद आते हैं जहां पे आपको कोई ना कोई क्राइसिस फेस करना पड़ रहा होता है, कहीं तो यू हैव टू ड्रॉ द लाइन कि ये हम नहीं होने देंगे. तो ये मेजर चीजें हैं. और जो यहाँ पे बच्चे अफगानियों के पैदा हुए हैं, जिनके पास हमारे शनाख्ती कार्ड हैं, जो स्केड्यूल पे हैं, वो अटैक्स कर रहे हैं शहरों में, और हम बात कर रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की. दिस डजंट मेक सेंस. सो दिस इज अ टाइट रोप और बहुत एहतियात से चलने की जरूरत है. ज़ैगम खान साहब, आपके ख्याल में क्या कोई आइडियल सिचुएशन अफगानिस्तान में बन सकती है? इस वक्त तो इम्कान नहीं लग रहा शाइस्ता कि अफगानिस्तान में जो बेस्ट केस सिनेरियो है वो बने. और बेस्ट केस सिनेरियो वही है जिसका जुनैरा साहिबा ने जिसकी तरफ इशारा किया, कि एक ऐसी हुकूमत बने जो इंक्लूसिव हो, सबके लिए काबिल कबूल हो. उसका फ़ायदा ये होगा कि वो इफ़ेक्टिवली तमाम अफगानिस्तान पे गवर्न कर सकती है. अनगवर्नड स्पेसेस जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, दहशतगर्द ख़त्म हो सकते हैं, दुनिया उससे डील कर सकती है, और बेहतर तौर पे माशी तौर पर भी अफगानिस्तान जो है वो अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है. ये क्यों नहीं हो सकता? आप ये देखिए कि पिछले 20 साल के दरमियान में जो इस वक्त की अफगान हुकूमत है, उसने कोई दिलचस्पी नहीं ली तालिबान को अकोमोडेट करने की. वही रवैया तालिबान का है कि उनकी भी वही विनर टेक्स ऑल मेंटालिटी है, कि वो भी अब संजीदा नहीं है. जब उनको थोड़ा अपर हैंड मिल रहा है तो वो ये चाहते हैं कि पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा जमाए. उस सूरत में यकीनन जो दूसरा ग्रुप है जो इस वक्त हुकूमत में है, जो उसके साथ ग्रुप हैं, जो एथनिक ग्रुप्स हैं, उनको ये बात काबिल कबूल नहीं होगी. और अगर तालिबान ने कब्जा कर भी लिया तो फिर भी एक मुख्तलिफ तरह की सिविल वॉर चलती रहेगी. तो किसी ना किसी तरह की सिविल वॉर इस वक्त से हटकर एक नई तरह की एक जो है स्टेलमेट वो पैदा हो सकती है. पाकिस्तान के लिए वो बहुत बुरा सिनेरियो है. अच्छा सिनेरियो कम लग रहा है. ख़तरात हमें आमतौर पर 3 रहे हैं. हमें सिक्योरिटी का ख़तरा रहा है. अफ़गानिस्तान में आमतौर पर जो हुकूमत आती है वो किसी न किसी तरह से हॉस्टाइल होती है, सेपरेटिस्ट को जगह देती है, टेररिस्ट को जगह देती है. फिर बहुत से एरियाज़ ऐसे होते हैं जो अनगवर्नड स्पेसेस होते हैं, जहाँ पे अफ़गान हुकूमत की रिट नहीं होती, तो वहाँ पर भी जो हमारे रियासत मुखालिफ लोग हैं, जो क्रिमिनल्स लोग हैं, उनको जगह मिल जाती है. दूसरी बात यह है कि रेफ्यूजीज़ आते हैं, बड़ी तादाद में. रेफ्यूजीज़ के बारे में बात हो गई, उसमें सिर्फ मेरे जो इख्तलाफ है वो ये है कि जो लोग 40 साल से यहाँ रह रहे हैं, जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, हमें उनका एहतराम करना होगा. वो हमारे बच्चे हैं, उनके राइट्स को तस्लीम करना होगा. तीसरी चीज़ मुआशी है. देखिए, आप जहन में रखिए कि इस वक्त जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में आ रही थी वो ख़त्म होने जा रही है, क्योंकि वेस्ट बाहर निकल रहा है, उससे गुर्बत फैलेगी. उसका भी असरात पाकिस्तान पर आएंगे. ठीक है. अच्छा डॉक्टर नाजिर साहब, फवाद चौधरी ने यह कहा था कि अगर पुरअमन तरीके से सबकी राय ली जाए और निज़ाम हुकूमत को आगे बढ़ाया जाए तो पाकिस्तान पर इसके असरात नहीं आएंगे. क्या ऐसा मुमकिन है? पाकिस्तान पे तो असरात आने ही आने हैं. अगर हम पिछले 40 साल में से जो ये मसला चल रहा है आप देखें तो 80s में ये शुरू हुआ, 1980 के बाद ये शुरू हुआ. और जब मुजाहिदीन ने वहां पर जो जिहाद, जिसको हमने जिहाद कहा, और वो जब शुरू हुआ तो उसके बराह रास्त मनफी असरात पाकिस्तान पे पड़े. यहाँ पर क्लाशनिकोव कल्चर आया, यहाँ पर हेरोइन कल्चर आया, यहाँ पर तशद्दुद को परवान चढ़ा, यहाँ पर जो है वो फिरका वाराना सोच परवान चढ़ी. ये सारी जो है वो अफगान जिहादी कल्चर की देन थी जो पाकिस्तान पे मुसल्लत की गई जनरल ज़िया उल हक के दौर में. और उसके बाद वो चलता रहा. और हमने देखा कि जब ये
रूस वहां से निकल गया, सोवियत यूनियन चला गया, तो उस वक्त नजीबुल्लाह ने, डॉक्टर नजीबुल्लाह थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि मुजाहिदीन को शामिल कर लें, लेकिन वो शामिल नहीं हुए। वो चाहते थे कि काबुल पे कब्जा करें, फिर एक जलालाबाद पे अटेम्प्ट किया गया, वो नाकाम हुआ, तो उन सबका मनफी असर पड़ा। अच्छा, जब तालिबान की हुकूमत रही 5 साल 96 से 2001 तक, तो देखें उस दौरान में एक कंप्लीट आइसोलेशन थी उस हुकूमत की। सिर्फ 3 ममालिक ने दुनिया में तस्लीम किया था, सऊदी अरब, यूएई और पाकिस्तान। तो अब अगर तालिबान का काबुल पर कब्जा हो जाता है तो सऊदी अरब आपके साथ नहीं है, वो ओपनली कह चुका है कि हम तालिबान के साथ नहीं है, यूएई आपके साथ नहीं है, तो क्या सिर्फ पाकिस्तान तस्लीम करेगा? दुनिया की दूसरी ताकतें उसको लेजिटिमेट गवर्नमेंट तस्लीम नहीं करेंगी। जब नहीं करेंगी तो हम कहां खड़े होंगे? अच्छा, और जो हमारे यहाँ ये शादियाने बजाए जा रहे हैं, हमारे वज़रा बयान दे रहे हैं, शेख रशीद साहब ने बयान दिया कि अब वो तालिबान नहीं है, शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि नहीं ये सुलझे हुए लोग हैं, तो क्या हम उनके वकील लगे हुए हैं? हम ये एक इंतहा पसंद फिरका वाराना ग्रुप है, जंगजू ग्रुप है जो वहां लड़ रहा है, तो हम उसकी जब वकालत करेंगे तो उसके असरात हम पर पड़ेंगे। हम मजीद आइसोलेशन की तरफ जाएंगे। FATF में हम पहले ही पड़े हुए हैं और फिर हम कहते हैं कि जी हम दहशतगर्दों की सपोर्ट नहीं कर रहे। ठीक है, कौन मानेगा? ठीक है, यानी पाकिस्तान पर इसके असरात पड़ेंगे ही पड़ेंगे।